Good morning, students. I am Jaideep Kumar from KBC RPM Mokama Hat. I am presenting here with you once again to discuss our second chapter of economics book, Pupil as Resources. Students, in previous video, we discuss about some points in this chapter like pupil or एन असेट्स नॉट अ लाइबिलिटी। आपको मैंने बताया था कि जो पीपल होते हैं, पॉपुलेशन होता है, अभी तक उस पॉपुलेशन को या अधिक पॉपुलेशन को कंट्री पर, इकोनॉमी पर बर्डन माना जाता था। लेकिन आपको बताया गया अगर हम उन्हें स्किल्ड कर दें, अगर हम उन्हें ट्रेंड कर दें, एम्प्लॉयमेंट के लायक कर दें, तो वो हमारा असेट्स बन सकते हैं, वो हमारी लाइबिलिटी नहीं रहेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी हम अपने पीपल में स्किल डेवलपमेंट कर देते हैं, उनको एजुकेटेड कर देते हैं, उन्हें हेल्दी बना लेते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। यानी हम वहाँ डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, द स्किल्स, द एक्सपीरियंस, the knowledge which is present in the humans or pupils is known as human capital। ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ इज़ बेटर ह्यूमन कैपिटल एज कंपेयर टू लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने ये भी डिस्कस किया कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो कंपैरेटिवली फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी और लैंड यानी भूमि से कैसे बेटर है, अच्छे है। ठीक है। उसके पीछे मैंने आपको रीज़न भी बताया था, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल है वो मैक्सिमम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड लैंड का कर सकती है, लेकिन लैंड और फिजिकल कैपिटल खुद से अपने आप से कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद हमारे चैप्टर में जो टॉपिक आता है वो है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। यानी मैन और वुमेन यानी स्त्री और पुरुष कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म यूज हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका मतलब आर्थिक क्रियाएं। ओके। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, साथ ही साथ इनके अपोजिट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स। तो हम इस टॉपिक में दोनों ही एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इनमें जो सबसे बेसिक अंतर होता है, सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग का, प्रॉफिट ओरिएंटेशन का। ठीक है। यहाँ से अगर हम कोई भी आपको एक्टिविटीज़ दे दी जाए, क्वेश्चंस में कोई भी एक्टिविटीज़ आपको मेंशन कर दी जाए और आपसे पूछा जाए इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो सबसे अच्छा डिफरेंस करने का दोनों के बीच जो पॉइंट होगा वो होगा प्रॉफिट मेकिंग। ओके। प्रॉफिट मेकिंग मीन्स कोई भी एक्टिविटी है ऐसी, आप कोई भी दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करके देखिए, उसमें सेल्फ एक्सप्लोर करके देखिए, तो आप कुछ एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि उस एक्टिविटी में आपका प्रॉफिट था, उसमें आपका ओरिएंटेशन क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ आपको ऐसी अपनी दिखेंगी जिनका मोटिव, जिनका टारगेट प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं था। मीन्स
आपने कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे की होंगी जिनमें आपका प्रॉफिट रहा होगा, जबकि कुछ एक्टिविटीज़ आपने ऐसी की होंगी जिसमें आपका कोई भी प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा। वो एक्टिविटी या तो आपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की होगी, ठीक है, या आप फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प करने के लिए की होगी, या किसी पर्सन की आपने हेल्प करने के लिए की होगी। उस एक्टिविटी में आपका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि आपको प्रॉफिट अर्न हो, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर आपने ऐसी की होंगी जिनका मेन टारगेट था सम इकोनॉमिक प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पर इन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स। ऐसी एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं, जैसे सेल एंड परचेज और प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ समझते हैं वस्तुएं, ठीक है। जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं अपने आसपास, इन सबको कमोडिटीज़ इंग्लिश में कहा जाता है। और इनको सेल करने के लिए, इनको परचेस करने के लिए या इनको प्रोडक्शन करने के लिए, तीनों ही एक्टिविटीज़ में, चाहे आप कमोडिटी को सेल कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटी को परचेस कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो, उत्पादित कर रहे हो, तीनों एक्टिविटीज़ के पीछे आपका कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर छिपा होगा। आपका कोई ना कोई टारगेट प्रॉफिट अर्न करने का ज़रूर होगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं, जैसे सेल एंड परचेज और प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़, इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच मेकिंग फॉर सेल एंड परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऐसी एक्टिविटीज़ जो सेल और परचेस करने के लिए या कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। दीज एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर प्रॉफिट मेकिंग। और इन एक्टिविटीज़ का जो टारगेट होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जस्ट इसके अपोजिट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अपोजिट होती हैं। कैसे? क्योंकि इनका जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता। दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी इनका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो टारगेट होता है, जो मोटिव होता है, जो मकसद होता है, जो लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? उनका प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मेकिंग उनका टारगेट नहीं होता, बल्कि ये एक्टिविटीज़ या तो पर्सनल कंटेंट में की जाती हैं, यानी आपका अपना कुछ पर्सनल रिलेशन हो कहीं पर, या पर्सनल आपका कुछ ट्रांजैक्शन हो, या फिर ह्यूमन सेंटीमेंट्स में आके की जाती हैं। दो एग्जाम्पल मैं आपके बहुत अच्छे देता हूँ। जैसे आप स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग स्कूल आते हैं, ठीक है, आप अर्ली मॉर्निंग स्कूल आते हैं और स्कूल आने के लिए आपकी मम्मी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको नाश्ता बनाती हैं, आपका टिफ़िन पैक करती हैं, फैमिली के लिए खाना बनाती हैं, दिन भर फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। क्या उनका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है? सोचिए, नहीं ना। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो पर्सनल कंटेंट भी है, वो हमारे अपने रिलेशन में है, हमारी अपनी फैमिली का पार्ट है। दूसरा ह्यूमन सेंटीमेंट्स, यानी ह्यूमन इमोशंस हैं, हमारे साथ इमोशनल अटैचमेंट है। तो हमको बेटर सर्विस, हमको बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, बेटर एजुकेशन दिलाने के लिए वो दिन भर काम करती हैं, दिन भर एक्टिविटीज़ करती हैं, लेकिन उसके पीछे कोई भी प्रॉफिट टारगेट उनका नहीं होता। या मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप स्कूल से वापस घर जाते हैं, ठीक है, और स्कूल से घर जाते समय आपको सड़क पर, एक सड़क है और यहाँ पर आपको एक ब्लाइंड पर्सन या डिसेबल पर्सन
दिख जाता है, ठीक है, जिसे रोड क्रॉस करना है, जिसको रोड क्रॉस करना है। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बहुत सारा ट्रांसपोर्ट है, क्या है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये पर्सन आराम से इस रोड को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर ये पर्सन ब्लाइंड है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपने देखा कि एक ब्लाइंड पर्सन रोड साइड खड़ा है, जिसको रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी बाइसिकल को रोक देंगे, साइकिल को रोक देंगे और उनका हाथ पकड़कर इस रोड को क्रॉस करवा देंगे और दूसरी तरफ उन्हें छोड़कर आप घर चले जाएंगे। आपने ऐसा क्यों किया? सोचिए इस चीज को कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या आपने रोड उन्हें क्रॉस कराया, उन्होंने कुछ आपको पैसा दिया, या आपने उनको रोड इसलिए क्रॉस करवाया कि मैं इसको रोड क्रॉस कराऊंगा और उनसे कुछ पैसे ले लूंगा? मान लीजिए आपने कहा मैं इनसे 100 रुपये ले लूंगा, क्या ऐसा आपके दिमाग में था? ना तो उन्होंने कुछ दिया और ना ही ऐसा कुछ पैसा लेना आपके दिमाग में था, फिर भी आपने अपनी बाइसिकल को रोककर उनको रोड क्रॉस कराया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन सेंटिमेंट्स या ह्यूमन इमोशंस थे। यहाँ पर जो एक्टिविटी आपने की उसके पीछे ह्यूमन सेंटिमेंट थे, वहाँ पर कोई भी आपका प्रॉफिट अर्न करने का टारगेट नहीं था। इसीलिए ऐसी सभी एक्टिविटीज़ जो या तो ह्यूमन सेंटिमेंट्स के अंडर की जाती हों या पर्सनल कंटेंट के अंडर की जाती हों, स्टूडेंट्स इनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो टारगेट होता है वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स या फिर पर्सनल कंटेंट को सेटिस्फाइड करने का होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने का होता है। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं स्टूडेंट्स, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, कोई पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, टू अर्न मोर प्रॉफिट। आप कपड़े परचेज करते हैं, क्या हो, क्योंकि आप अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, ठीक है, यानी आपने क्या किया, परचेज किया, तो ये क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट मेकिंग होगा। लेकिन अगर मान लीजिए फैमिली एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, मान लीजिए घर में बाबा पापा बैठे हैं, आप उनको खाना खिला रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या उनसे कोई पैसा लेंगे? नहीं, यहाँ पर क्या होगा, पर्सनल कंटेंट होगा या फिर ह्यूमन सेंटिमेंट होगा। हेल्प्स टू नीडेड पर्सन की हेल्प आपका अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ क्या होगा, ह्यूमन सेंटिमेंट होंगे या फिर पर्सनल कंटेंट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। या सोशल वेलफेयर, यानी आप सामाजिक कल्याण के लिए कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या है, प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि ह्यूमन सेंटिमेंट्स या पर्सनल कंटेंट्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक असाइनमेंट देता हूँ, आप अपने दिन में, पूरे दिन में अपने मम्मी के, पापा के, अपनी सभी एक्टिविटीज़ को नोट करिए, फिर उनमें से क्लासिफाई करिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ उनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी और कौन सी उनमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, और इस लिस्ट को बना के आप ग्रुप पे सेंड करिए ताकि मैं देख सकूं कि आपको आपके अंदर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर कितनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैन एंड वुमेन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रहते हैं, जिन भी मैन एंड वुमेन हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ आप खुद देखते होंगे, दिन में आप 100 नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ 100 एक्टिविटीज़ करते होंगे, मोर देन 100 एक्टिविटीज़ करते होंगे, कभी खाते होंगे, कभी सोते होंगे, कभी टहलते होंगे, कभी खेलते होंगे, कभी ये परचेज किया, कभी पेन परचेज किया, कभी कॉपी परचेज की, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं। तो ठीक ऐसी तरह से जितने भी पीपल हैं हमारे, जितने मैन एंड वुमेन्स हैं, सारे के सारे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन अ डे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। The men and women have been engaged in various activities. These various activities have been classified into 3 main sectors. तो आप जितनी भी एक्टिविटीज़ दिन में परफॉर्म करते हैं, या आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपकी मदर, सिस्टर, ब्रदर, सब लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं इन अ डे,
उनको हम कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड कर लेते हैं, कितने सेक्टर्स में? 3 मेन सेक्टर्स में हम इनको क्लासीफाइड कर लेते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, बांट देते हैं। और ये 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें से ये 3 सेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, सेक्टर। हिंदी में इनको प्राथमिक क्षेत्र, इस द्वितीयक क्षेत्र, और टर्सरी सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्राइमरी को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। सेकेंडरी को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। और टर्सरी को क्या कहते हैं? कभी कभी इस टर्सरी को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। कभी कभी इसको हम सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं, तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी को भी कभी कभी द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और कभी कभी इसको हम इंडस्ट्री यानी उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल देते हैं। अलग अलग नाम है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए कहीं भी, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 सेक्टर में जो हमने सभी एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में डिवाइड किया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो इन सेक्टर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को किन किन सेक्टर्स में रखते हैं हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए लिखा है, प्राइमरी सेक्टर रिफर्स टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। यानी प्राइमरी सेक्टर में हम उन सभी एक्टिविटीज़ को रखते हैं जो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या तो एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, उनको हम कहाँ रखते हैं? प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ऐसी कोई एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, उनको हम कहाँ रखते हैं? प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, देखिए लिखा है एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट्री, वानिकी यानी बगीचे लगाना, वन लगाना, पेड़ पौधे लगाना, तो ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करना, गाय भैंसें पालकर डेयरी का व्यवसाय करना, डेयरी बिजनेस करना, तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिशिंग यानी आपने देखा होगा तालाबों में लोग मछलियों के बच्चे छोड़ देते हैं, बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो उनको बेच देते हैं, उसका भी बिजनेस किया जाता है, फिशिंग। मत्स्य पालन हिंदी में इसे कहते हैं। पोल्ट्री, मुर्गा पालन, आपने देखा होगा बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म्स, मुर्गी फार्म खुले हुए होते हैं, जहाँ पर ये पहले स्टार्ट में चूज़े रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो बिजनेस के लिए बेच दिए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ माइनिंग एंड क्वायरिंग। माइनिंग मीन्स जमीन के अंदर से कुछ निकालना, जैसे कोयला, नेचुरल गैस, ठीक है। आयरन ओर्स, जो लौह अयस्क होते हैं, कच्चा लोहा जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। तो जितनी भी चीज़ें ज़मीन के अंदर से खोद के निकाली जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। क्वारिंग, ज़मीन की ऊपरी सतह से कुछ भी निकालना, जैसे आपने देखा होगा मकान बनाते हैं तो उसके लिए बालू लाते हैं, पत्थर लाते हैं। सीमेंट किससे बनता है? पत्थर से बनता है, ठीक है। ग्रेनाइट, मार्बल्स लाते हैं, टाइल्स लाते हैं, तो ये कहाँ से बनते हैं? ये ज़मीन की ऊपरी सतह पर ही मौजूद होते हैं। तो जब भी ज़मीन की ऊपरी सतह से कुछ निकाला जाता है तो उसे हम क्वायरिंग कहते हैं, और जब ज़मीन के अंदर से कुछ निकाला जाता है तो उसे माइनिंग कहते हैं। तो ये इतनी एक्टिविटीज़ किस में शामिल होती हैं स्टूडेंट? ये सारी की सारी एक्टिविटी हमारे प्राइमरी सेक्टर में ऐड की जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। तो स्टूडेंट सेकेंडरी सेक्टर में हम उन सभी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल के यूज से
कुछ कमोडिटी बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, उन सबको हम कहाँ रखते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। और जब भी कुछ भी किसी भी जगह पर रॉ मटेरियल की हेल्प से कुछ कमोडिटी बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चर करना यानी विद द यूज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस सम कमोडिटीज इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी जब भी रॉ मटेरियल के प्रयोग करके कोई भी वस्तु उत्पादित की जाती है, कोई वस्तु बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग हैं, वो सब कहाँ शामिल होते हैं स्टूडेंट्स? सेकेंडरी सेक्टर में शामिल होते हैं। जैसे कॉपी बनाने वाली फैक्ट्री, पेन बनाने वाली फैक्ट्री, क्लॉथ्स बनाने वाली फैक्ट्री, रेडीमेड्स कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री, जितनी भी आपको कूलर बनाने की फैक्ट्री, पंखा बनाने की फैक्ट्री, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जहां रॉ मटेरियल से कुछ बनाया जाता है, उसको हम कहाँ शामिल करते हैं स्टूडेंट? सेकेंडरी सेक्टर में शामिल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। कौन से? टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है? आप डे टू डे लाइफ में जितने भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेन, आपको मान लीजिए मोकामा से पटना जाना है, कैसे जाते हैं? बसों से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, अपनी पर्सनल कार से जाते हैं। आपको अपनी सेविंग्स, अपना पैसा कहीं सिक्योर रखना है तो आप क्या करते हैं? बैंक में रखाते हैं। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में होने वाले रिस्क को, अपने लाइफ में होने वाले नुकसान को बचाना है तो हम क्या करा लेते हैं? इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो जितनी भी ऐसी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, जितनी भी सेवाएं आपको यूजफुल सर्विसेज जहाँ जहाँ से जिस ऑफिस से मिलती है, जिस इंस्टीट्यूशन, संस्था से मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो सारी सेवाएं, वो सारी यूजफुल नीडफुल सर्विसेज को कहाँ शामिल किया जाता है स्टूडेंट? टर्सरी सेक्टर में शामिल किया जाता है, तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो इस चैप्टर में ये आज की वीडियो में इतना। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, पिछली वीडियो से इसे लिंक कीजिए और इस जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताई हैं और जो 3 सेक्टर्स बताए हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करनी। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। मैं दोनों ही सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ आप अपना नोट्स बना रहे हैं और ना ही मेरे द्वारा दिया गया होमवर्क कर रहे हैं, तो ये एक बहुत गलत बात है। ठीक है, मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ उसका नोट्स तैयार कीजिए, जो भी आपको होम असाइनमेंट दिया जाता है उसे कंप्लीट कीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज़ जब रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी और आपने पीछे का ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, जितना सोशल साइंस में आप बुक्स पढ़ रहे हैं, 4 बुक्स आपको पढ़ाई जा रही हैं, चारों बुक्स को आप अलग अलग सेपरेट पढ़ सकते हैं। 9th में अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा फिर भी 10th में ठीक से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपने 9th में इकोनॉमिक्स ठीक से नहीं पढ़ा तो आप 10th की इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स को बिना लिंक किए आप नहीं पढ़ सकते। जो चीज़ मैं इकोनॉमिक्स में आज आपको बता रहा हूँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे के सारे टर्म्स आप 10th में यूज़ करेंगे और वहाँ आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये क्या है, बस इनको डिस्कस किया जाएगा, इनका यूज़ वहाँ किया जाएगा। और अगर आपने अभी ठीक से नहीं पढ़ा तो बाद में बहुत कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपको इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है आप उसे तुरंत शेयर कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा।
ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए, इसे समझते चलिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा, बाकी ठीक है। ओके, थैंक यू।